अच्छा जी मुश्तबा, देखना इधर। अब ये है हमारे पास टॉपिक 1.8। आज हम करेंगे टॉपिक 1.8, जिसमें हमने मेनली बात करनी है सॉफ्टवेयर पे और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। इसे देखना इधर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आजकल तो मैंने बहुत पहले से ये नाम सुन रहे हो सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली? सॉफ्टवेयर हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर एक होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी भी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए लिखा गया होता है, और ये बताता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ने कौन सा टास्क करना है। ठीक है, इसके बारे में बताता है। मैं पहले बता चुका हूँ टॉपिक 1.7 में कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सिर्फ एक मशीन है, और सिर्फ मशीन कुछ काम नहीं कर सकती जब तक उसको सॉफ्टवेयर में दिया जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर काम करेगा, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग। ठीक है, तो एक मैं बात बता दूं यहाँ पे कि जो आपके पास मशीन होती है ना, मशीन वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है। बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? 0-1 की फॉर्म में। तो अब सॉफ्टवेयर में ना मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती हैं, और वो जो होती है ना वो बाइनरी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है 0-1, और मशीन को ताकि अंडरस्टैंड करा सकें। ठीक है, आगे बात करेंगे इस पर डिटेल में। तो बस ये याद रखना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी बेसिकली दो मेन टाइप हैं। दो मेन टाइप। पहले है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली टाइप है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब नाम से ज़ाहिर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? मैनेज करता है। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा तरह का सॉफ्टवेयर होता है आपके पास जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर ऑपरेशंस, क्या आपके जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर ऑपरेशंस होते हैं ना उन्हें मैनेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप के पास ना मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसकी भी मुख्तलिफ़ फर्दर टाइप्स हैं, ये भी हम बात करेंगे इन पे। ठीक है, तो बस ओवरऑल ये बात याद रखो, जो हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज करता है या फिर किसी और सॉफ्टवेयर को रन कराने में एक तरह से ना प्लेटफॉर्म देता है, इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दो काम करता है, पहला हार्डवेयर को मैनेज करता है, दूसरा किसी और सॉफ्टवेयर को एक तरह से ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो ना आपके सिस्टम में रन हो सके। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ कॉमन टाइप्स पे। अच्छा, पहला जो टाइप है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास, आपने देखा होगा अक्सर आप कहते हैं यार विंडोज़ जो है ना चेंज करनी है, मैंने अपने कंप्यूटर की विंडोज़ चेंज करनी है। तो विंडोज़ है क्या? बेसिकली विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है। क्या करता है? ऑपरेट करता है। यानी कि आपके जो हार्डवेयर है, आपका जो सीपीयू है, आपके पास जो फाइल्स हैं, आपकी मेमोरी है, इस सब कुछ जो कंट्रोल करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, पहले आप विंडोज़ का लफ्ज़ यूज़ करते थे, आपको पता है विंडोज़ क्या है, आपको पता लग गया ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस जिसे आप बोलते हैं, ये अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक डिवाइसेस होती हैं ना कुछ, उनके लिए इस्तेमाल होता है। विंडोज़ जो होता है डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिनक्स, ये सर्वर्स पे इस्तेमाल होता है। एंड्रॉयड जो है आपको पता है आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इस पर इस्तेमाल होता है। आईओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हर डिवाइस का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैंक्स का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये उसके हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी और ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगली चीज़ आती है आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स नाम से ज़ाहिर है, डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके जो हार्डवेयर होता है ना, आपके जो हार्डवेयर के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ आएगी, हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा एक तरह से ना दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ ना डिवाइस ड्राइवर की, अब जब भी आप ना अपना माउस लगाते हैं पीसी पे, आप अपना माउस जब लगाते हैं ना, तो वो माउस आपके पास कंप्यूटर में तब तक वर्क नहीं करता, आपके सिस्टम में तब तक वर्क नहीं करता
जब तक उसका ड्राइवर अवेलेबल ना हो, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड ना हो उसका ड्राइवर, वो पहले से कुछ कुछ होता है पहले से इंस्टॉल्ड हुए होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नली इसे डाउनलोड करने की, तो पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो पहले से इंस्टॉल नहीं होते। अक्सर हार्डवेयर के जो होते हैं ना कंप्यूटर में, वो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके जो ड्राइवर होते हैं ना, वो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई गेम है वो चल नहीं रही, तो मुमकिन है कि उसका ड्राइवर जो है ना, वो आपके पास उसकी जो कुछ फाइल्स हैं वो मिसिंग हो, उसका ड्राइवर जो है वो आपके सिस्टम में ना हो, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये होता है ड्राइवर। तो आपको पता लग गया, सॉफ्टवेयर को रन कराने में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा हार्डवेयर का तो मैनेज करता ही करता है। ठीक है, इसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, नाम से ज़्यादा डिवाइस को रन करने के लिए जो इस्तेमाल हो। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है, डिवाइस ड्राइवर लेट दी ओएस टॉक टू हार्डवेयर। ये बेसिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ना टॉक करता है, बोलता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, बताता है यार ये जो हार्डवेयर आपने लगाया है ना कंप्यूटर के साथ, इसे रन करो। ठीक है, अब तेरे पास जीपीयू हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गए, कीबोर्ड हो गए, प्रिंटर्स वगैरह, ये जब इतने भी तो लगाते हैं इनका अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं टूल को। किसे कहते हैं? टूल को। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं आपके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास जो होते हैं ना, आपकी जो सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए? उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी। अब मेंटेन किस तरह करते हैं? आपकी जो मेंटेन होता है, अब इसमें ना मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आ जाती हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अब आपका सिस्टम किस तरह मेंटेन हो सकता है? उसकी जो फाइल्स हैं उसे भी मैनेज करना होता है मेंटेनेंस में। अब कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं मेंटेनेंस में, वो बता रहा हूँ मैं। फाइल्स आ जाती हैं, इन्हें मेंटेन कर सकते हैं आप अपने सिस्टम में। इसके अलावा अगर आपने अपने सिस्टम को क्लीन करना है, ये चीज़ आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो होते हैं ना यूटिलिटीज़ में आ जाती हैं। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब आपके पास कंप्यूटर में अलग से एक ऑप्शन होता है मैनेज कर, मैनेज नाम का अलग से ऑप्शन होता है। अब ये जब आप ओपन करते हैं ना, ये ऑप्शन, ये फ़ीचर जब आप खोलते हैं तो आपको पता लगता है आपके पास ना तमाम सिस्टम की फ़ाइल, तमाम सिस्टम की ना डिस्क आ जाती हैं। ये डिस्क कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी स्पेस खाली है, किसको कितना मैनेज करना है, नया पोर्शन बनाना है डिस्क का, नहीं बनाना, आपकी सिस्टम में कितनी रैम है, रोम है, कौन सी चीज़ कितनी स्पेस खा रही है, क्या प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, यूटिलिटीज़ में एग्जांपल की बात करते हैं, तो आपके पास जो इतने एंटीवायरस होते हैं ना, ये भी ज़ाहिर है आपके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वायरस को ख़त्म कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, आपकी जो सिस्टम है उसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप, आपने जब ये देखना होता है आपकी डिस्क जो है वो भर गई है, तो उसको अंदर से फजूल फाइल्स को ख़त्म करने के लिए डिस्क क्लीनअप इस्तेमाल करते हैं। फ़ाइल मैनेजर बता चुका हूँ पहले से जो होता है ना, ये इंस्टॉल्ड होता है आपकी सिस्टम में, फ़ाइल्स को मैनेज करता है। इसके अलावा बैकअप टूल्स, वो टूल्स जो कि आपके जो रेगुलरली ना हर दिन या हर 7 दिन बाद आपकी जो सिस्टम का ना वो बैकअप रखते हैं। आपने जो नई फाइल्स या पुरानी फाइल्स आपके पास मौजूद हैं उसको एक तरह से ना उसकी एक डिस्क बना देते हैं, उसके अंदर जो होती हैं वो फाइल्स रहती हैं, ताकि इन केस अगर आपके सिस्टम करप्ट भी हो जाए ना, या ख़राब हो जाए, या कोई चीज़ ख़त्म हो जाए आपके सिस्टम से, फ़ाइल वगैरह उड़ जाए, तो आपके पास एक तरह से बैकअप पड़ो। इसके बाद हम बात करते हैं फेमवेयर की। फेमवेयर क्या होता है? फेमवेयर आपके पास ना एक तरह से परमानेंटली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? परमानेंटली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है ना आपके पास एक हार्डवेयर में, इसे आप फेमवेयर कहते हैं। हर डिवाइस का अलग फेमवेयर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका अलग फेमवेयर होता है। फेमवेयर का क्या काम होता है? ये बेसिकली ना बेसिक कंपोनेंट होता है आपकी जो सिस्टम होता है ना उसका। अब फेमवेयर जो होता है और सॉफ्टवेयर, फेमवेयर और सॉफ्टवेयर जब मिलते हैं ना, एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। फेमवेयर और सॉफ्टवेयर जब मिलते हैं एक प्रॉपर सिस्टम बनता है। फेमवेयर अगर ना हो तो सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें ना हो तो हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। अब फेमवेयर मैं एग्जांपल देता हूँ, मुख्तलिफ़ तरह के डिवाइसेस में फेमवेयर अवेलेबल होता है। मैं एग्जांपल दूँ, अगर टीवी है ना, टीवी का जो, अगर टीवी को खोला जाए, इसका एक बोर्ड होता है, इसका एक बोर्ड होता है। टीवी का जो होता है ना, अलग से एक बोर्ड होता है। टीवी का एक बोर्ड सा होता है, उसके ऊपर ना चिप होती है। उस चिप के ऊपर ना इसका अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, उस चिप के ऊपर एक तरह से ना फर्मवेयर
चिप के अंदर फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है जो कि बेसिक काम करता है। फॉर एग्जांपल आपका ना टीवी कभी लाइट शो करता ही ना अगर इसका फर्मवेयर ना होता। अब ये जो लाइट ऑन हो रही है ये फर्मवेयर की वजह से हो रही है। आप जब रिमोट चलाते हैं तो रिमोट जो है वो वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है? उसका अपना फर्मवेयर इंस्टॉल्ड है, उसे पता है यार ये ऑपरेशन करना है मैंने। तो जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना किसी भी सिस्टम के, वो फर्मवेयर में होते हैं। किस में होते हैं? फर्मवेयर में इंस्टॉल्ड। अब वाईफाई का राउटर है आपके पास, एंटीना है लगे हुए हैं उसके, तो ये आपको लाइट शो कर रहा है। इसके अलावा आप वाईफाई अपना कनेक्ट कर पा रहे हैं, किस वजह से कर पा रहे हैं? फर्मवेयर की वजह से कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपने ड्रोन्स देखे हैं, इनका अलग फर्मवेयर होता है, ड्रोन्स वगैरह का अलग फर्मवेयर है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की जो होते हैं ना हार्डवेयर्स होते हैं, अलग अलग फर्मवेयर होता है। माइक्रोवेव ओवन है, इसका अपना फर्मवेयर है। तो ये तमाम चीज़ों के अलग अलग फर्मवेयर्स होते हैं, तो आपको पता लग गया होगा ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना उसका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पे जो सीपीयू होता है ना आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, इसके ऊपर भी फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है जिसका नाम बायोस है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सेटिंग्स। बायोस का क्या काम होता है? आपके सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग है ना उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एक तरह से हार्डवेयर होता है। आपका जो सीपीयू है वो कभी लाइट शो करता ही ना, आपका जो सिस्टम है वो लाइट शो करता ही ना कभी। और इसके अलावा आपके जो फैंस होते हैं वो कभी रन ही ना होता है अगर उसका जो बायोस है वो इंस्टॉल ना होता है। बायोस क्या फर्मवेयर है जिसमें सारी सेटिंग जो है ना कि आपके सिस्टम की वो पहले से मौजूद है, ठीक है। सिर्फ लाइटनिंग का काम तो नहीं करता, मज़ीद काम भी ऑपरेशन ये करता है, ठीक है। इसे आप कहते हैं फर्मवेयर। समझ आ गई होगी। राउटर का फर्मवेयर बता चुका हूँ, वाईफाई राउटर का। तो फर्मवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर चिप्स, वो सॉफ्टवेयर जो पहले इंस्टॉल्ड होता है हार्डवेयर चिप्स में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, नेक्स्ट कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऐप्स है। क्या है? इन्हें आप ऐप्स भी बोलते हैं। जैसे आपके पास प्ले स्टोर में मुख्तलिफ ऐप्स अवेलेबल हैं, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती हैं आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं। अब इनके बिना 4 मेजर कैटेगरीज हैं ऐप्स की, यहाँ ऐप्स है, ठीक है। पहला है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास, ये देखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ये बेसिकली ना प्रोफेशनल लोगों के लिए इस्तेमाल बनाया गया होता है, प्रोफेशनल लोगों के लिए। यानी वो लोग जिनके पास स्किल्स है, किसी भी काम करने के लिए स्किल्स हैं, तो उनके लिए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल बनाया जाता है ताकि वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकें। वो चाहे जॉब कर रहे हैं उनके लिए परफॉर्म कर सकें, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है उसके लिए, कोई स्कूल वर्क कर रहा है उसके लिए, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, ठीक है। इन्हें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दिस सॉफ्टवेयर हेल्प टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वर्क एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कोई भी काम है ना उसे कम टाइम पे करना, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा आउटपुट लेना, ये कहलाता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको इस काम में हेल्प करता है, आपके काम को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एफिशिएंटली करने में हेल्प करते हैं। पर्पस क्या हो सकते हैं प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर का? राइटिंग हो सकता है, कैलकुलेटिंग हो सकता है, प्रेजेंटिंग, शेड्यूलिंग, हर एक का अलग कॉमन टाइप्स हैं। तो वर्ड प्रोसेसर आपके पास जितने होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स वगैरह, ये प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर। कोई सी 2 एग्जांपल याद रख लो। वर्ड प्रोसेसर की एक एग्जांपल याद रख लो, चाहे तो स्प्रेडशीट की याद रख लो, प्रेजेंटेशन की, इनमें से कोई सी 2 याद रख लो पेपर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या आपके पास वर्ड प्रोसेसर प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, ये हो गया, स्प्रेडशीट हो गया आपके पास, एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल आप यूज़ करते हैं, गूगल शीट्स यूज़ करते हैं, ये भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए जो आप यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट हो गया, कैनवा हो गया, गूगल स्लाइड्स होगी। इसके अलावा नोट्स बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करें? नोशन, एवर नोट, माइक्रोसॉफ्ट टू डू हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के मज़ीद सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना उसका अलग एक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल होता है जिसमें तमाम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं, एमएस एक्सेल वगैरह, ये भी तमाम क्या है वह सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वन नोट भी है नोट्स बनाने में, ठीक है। अब ये कौन यूज़ करता है ये पता होना चाहिए। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं वो। इसके अलावा फ्रीलांसर जो कि ऑनलाइन
स्किल्स अपनी जो है ना ऑनलाइन स्किल्स जो होती हैं वो सीखी होती हैं इन्होंने, और जो होता है ना ऑनलाइन अर्न करते हैं। ठीक है, फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, स्किल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्न करते हैं। इसके अलावा अगले सॉफ्टवेयर की टाइप की बात करते हैं। आसान सी टाइप है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कि टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो होते हैं वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाए गए होते हैं, इन्हें हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका पर्पस देख लेते हैं। पर्पस ये होता है कि स्किल्स को टीच करना, ज़ाहिर है नॉलेज को टेस्ट करना, इसके अलावा रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के ज़रिए प्रेजेंट करना एजुकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। मुख्तलिफ टाइप से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे LMS कहते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं LMS बनाए गए होते हैं। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट का पोर्टल है AIS का, ये भी LMS है जिस पे आप अपने टास्क, अपने जो होते हैं आपको टास्क असाइन होते हैं। इसके अलावा आप अपना जो है फ़ी स्लिप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मुख्तलिफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। गूगल क्लासरूम है जिस पे टीचर्स क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस पे वाइट बोर्ड होगा उनके पास, जिस पे वो लिख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, मुख्तलिफ तरह के ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा ट्यूटोरियल और कोर्स वेयर की बात करें तो डुओलिंगो है, खान अकेडमी है, कोर्सेरा है। ये मुख्तलिफ तरह के ना ऑनलाइन वेबसाइट्स है और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ना आप वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपने जो स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लर्न कर सकते हैं, अपने एकेडमिक कोर्सेज जो होते हैं वो लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आप मुख्तलिफ तरह के चैनल्स अवेलेबल होते हैं जैसे इल्म की दुनिया है, वकार अकेडमी है, और भी मुख्तलिफ तरह के, वकास नासिर, ये वो तमाम जो लोग हैं ये चैनल्स बनाए हैं इन्होंने, एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो एनिमेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लैब सिमुलेशंस बना रहे हैं, फ़्लाइट सिमुलेशंस कोई बना रहे हैं, ये तमाम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा रेफरेंस सॉफ्टवेयर, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि वगैरह रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने MS वर्ड में फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी जो एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, आप अपने रिसर्च जो है वो लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोटेशंस वगैरह जो होती हैं वो अगर आपने सर्च करनी है तो आप इंसाइक्लोपीडियाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरीज वगैरह। अब ये यूज़ कौन का, ज़ाहिर है टीचर्स, ट्रेनर्स, स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। अगले पे चलते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर पे। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाए गए होते हैं, और ये फ़न के लिए, लेयर के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बनाए गए होते हैं। फ़न का पता है, लेयर कहते हैं आप किसे, फ्री टाइम को, जो फ्री टाइम होता है आपके पास उसे आप लेयर कहते हैं। यानी वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि बनाए गए होते हैं फ़न के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, लेयर के लिए, इन्हें एंटरटेनमेंट से, ताकि जो बंदा है वो एंटरटेन हो सके, अपना फ्री टाइम यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है, रिलैक्सेशन होता है पर्पस इसका, ज़ाहिर है गेमिंग हो सकता है, मीडिया कंजप्शन यानी यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पे चला रहे हैं, हो सकता है। कॉमन टाइप्स की बात करें तो कुछ कॉमन टाइप्स हैं, कौन कौन से एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के हैं होते हैं। पहला है गेम्स, जैसे पबजी है, माइनक्राफ्ट है, कैंडी क्रश है, फ्री फायर है वगैरह, ये आप एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, गेम्स की कैटेगरी में आती हैं। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की बात हो रही है। मीडिया प्लेयर्स में आप VLC हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स ऐप हो गया, ये सॉफ्टवेयर आपके पास हेल्प करते हैं किसी भी वीडियोस वगैरह को ना चलाने के लिए। नेटफ्लिक्स पे तो तमाम मूवीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, स्पॉटिफाई पे तमाम म्यूज़िक प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है। VLC मीडिया प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपके पास जो कि आप यूज़ करते हैं किसी भी ना वीडियो को चलाने के लिए, MP3 फाइल, MP4 फाइल को रन करने। इसके लिए क्रिएटिव टूल्स में एडोब फोटोशॉप है, फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कैपकट भी इस तरह वीडियो फ़ोटो एडिटिंग के लिए, इस तरह गैरेज बैंड है, मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। स्ट्रीमिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, ट्विच, कोई से ना 2-3 याद कर लें। ठीक है, यूट्यूब या ट्विच इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पे अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, कौन यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है पब्लिक यूज़ करती है, हम जैसे लोग यूज़ करते हैं। कंटेंट क्रिएटर यानी जो कंटेंट चढ़ाते हैं अपना डेली का, वो यूज़ करते हैं यूट्यूब वगैरह पे। अगले टाइप, आखिरी टाइप की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, बिज़नेस सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो कि बिज़नेस को रन करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, बिज़नेस वगैरह को। और आपको पता है सारे वर्क जो होता है आजकल जो है ना वो कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब पहले जो आपके पास काम होता था बिज़नेस का वो खाते वगैरह में होता था, ट्रेडिशनल होता था।
रजिस्टर्स वगैरह पे होता था, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन रजिस्टर्स बन गए हैं। ठीक है, ये जो काम होता है अब ऑटोमेट हो गया है। तो ये किस वजह से हुआ? बिजनेस सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ। पर्पस क्या है? प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए बता चुका हूँ। ठीक है, सारा काम जो है वो ऑटोमेट हो गया, सिस्टम्स पे ट्रांसफ़र हो गया। मैनेज करने के लिए डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, डिसीजन ज़ाहिर है इंप्रूव हो जाते हैं। कॉमन टाइप्स की बात करें, अकाउंटिंग वगैरह वाले जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो, जैसे कि जो आपके पास सैलरीज़ वगैरह जो होती हैं उन्हें मैनेज करते हैं। इसके अलावा स्टॉक प्राइसेस वगैरह जो होती है, स्टॉक मार्केट वगैरह पे अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, वो काम करते हैं। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? रजिस्टर्स तो नहीं इस्तेमाल करते वो। ठीक है, खाते वगैरह लिखने हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है रजिस्टर तो नहीं इस्तेमाल होंगे। वो ऑनलाइन रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके पास क्या आते हैं? क्विक बुक्स, टेली हो गया, एक्जीरो हो गया, ये तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं ये अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपके पास CRM। इसमें जो होते हैं ये इसका कुछ है कंट्रोल्ड, पता नहीं क्या नाम था इसका, से इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर, हाउस स्पॉट है, मैंने ये कस्टमर की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कस्टमर्स की मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये तमाम सॉफ्टवेयर ERP है, ये सैप हो गया, ओरेकल हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कंपनी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल मैनेज करने का इस्तेमाल होता है। जैसे अब ओरेकल और सैप जो है ना, ये अगर तुम ना किसी बैंक वाले से पूछो ना आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ये तमाम रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सैलरी वगैरह को अपडेट करने के लिए, तो वो कहेंगे हम ओरेकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रेलो इस्तेमाल होता है, जायरा इस्तेमाल होता है, साना इस्तेमाल होता है, टास्क वगैरह को मुख्तलिफ लोगों के बीच में डिवाइड करने के लिए। HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है, वर्कडे है, बेम्बू HR वगैरह। ये कौन यूज़ करता है? कंपनी, स्टार्टअप्स जिन्होंने खोले होते हैं। इसके अलावा एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अगले बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाना है ना, तो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। ये टूल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो ये टूल्स होते हैं कुछ जो डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं किसी और सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपकी मोबाइल गेम्स बनती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो मोबाइल गेम बनती है ये यूनिटी प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। यूनिटी प्लेटफॉर्म, तो यूनिटी की एक तरह से क्या है? एक तरह से फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहते हैं एक तरह से ना नक्शा, एक तरह से ना ब्लूप्रिंट, एक तरह से आपको ना मैप मिल जाता है, बस आपने क्या करना है, अब काम शुरू करना है। तो आपके पास एक जो है ना फ्रेमवर्क आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए आपके पास टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। यूनिटी आपको टूल्स अवेलेबल कर देता है जिसके ज़रिए आप फिर गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल दी है मैंने। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में तमाम टूल्स आ जाते हैं जो कि एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर लिखने के इस्तेमाल आते हैं। सबसे पहला टूल आया आपके पास कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। अब मैं पहले बता चुका हूँ, जो आपके पास होते हैं ना कंप्यूटर, कंप्यूटर जो होता है ना आपके पास, वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। कौन सी मशीन लैंग्वेज? 0 और 1 फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है। तो अब आप ये जो होती है ना ये कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो होता है ना कीबोर्ड पे अगर आप लिख रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, हो सकता है कंप्यूटर वो इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर रहा हो, 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 इस तरह अंडरस्टैंड कर रहा हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अब एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, ये हम यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर को ना इंग्लिश लैंग्वेज में या मुख्तलिफ नेटिव लैंग्वेज जो ह्यूमंस नॉर्मली बोलते हैं ना, उसमें एक कंप्यूटर को समझा सके किस तरह एक टास्क को ना परफॉर्म करना है। तो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे आसान लैंग्वेज होती है, इंग्लिश ओरिएंटेड होती है, इंग्लिश वर्ड्स में होती है। ये आप चैप्टर 3 में भी बात करेंगे इस पर डिटेल में। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से अगर आपने मशीन लैंग्वेज में जाना है ना, तो इसके लिए आप कंपाइलर इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात कर लें, GCC है, पाइथन इंटरप्रेटर है, C++ का अपना है, मुख्तलिफ जावा का अलग है, जावास्क्रिप्ट जो है वो कोई और कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है, पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है, C++ है कंपाइलर का इस्तेमाल करता है। तो ये मुख्तलिफ जो होते हैं ना लैंग्वेजेस, अलग अलग जो रहते हैं ना टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगला है असम्बलर्स।
वो पहले के दौर में ना असम्बलर इस्तेमाल होते थे। पहले असम्बली लैंग्वेज होती थी, 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, असम्बली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज होती है ना, मशीन लैंग्वेज को एक तरह से ना अंडरस्टैंड करने का एक तरीका होता है। असम्बली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ये भी क्या करती है, आपके पास आपकी लैंग्वेज को मशीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए हेल्प करती है। लेकिन ये जो होती है ना असम्बली लैंग्वेज, आपके पास असम्बली लैंग्वेज निमोनिक्स का इस्तेमाल करती है। निमोनिक्स क्या होते हैं आपके पास? निमोनिक्स कहते हैं कीवर्ड्स। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके पास? कीवर्ड्स आना था, कीवर्ड्स। अब आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, आपने फॉर एग्जांपल रेनबो, आपको पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, आपने इसको किस तरह याद किया हुआ है? रोइक वेव का, या आपने वेब ग्योर आपने एक तरह से ना वेब ग्योर का कीवर्ड जो है ना वो याद किया हुआ है, जिससे आपको तमाम कलर पता लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह असम्बली लैंग्वेज में भी इस तरह के निमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं, ताकि कंप्यूटर को बताया जाए किस तरह जो है ना वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। तो कीवर्ड्स, इसके अलावा स्पेशल करैक्टर जैसे कि डॉलर हो गया, @ हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये मुख्तलिफ स्पेशल करैक्टर्स के भी इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, असम्बली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ज़्यादा आसान जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसके बाद अगले की बात करते हैं आईडी। आईडी क्या होते हैं? फुल कोडिंग एनवायरनमेंट होते हैं आईडी। आईडी क्या होता है आपके पास? आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब होता यूँ है कि पहले के जो सॉफ्टवेयर्स होते थे ना, टूल्स होते थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और उसके अलावा आपके पास जो कोडिंग एनवायरनमेंट होता था ना, जहाँ आप कोड लिखते थे किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो जो होता था ना, इतना जो होता था ना वो इंटरेक्टिव नहीं होता था। वो एक तरह से ना जैसे कि डार्क थीम होती थी, वहाँ पे आप कोड लिखते थे अपना। समझ रहे हो कि आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वहाँ पे आप डार्क सी थीम होती थी, वहाँ पे आप कोड लिखते थे, कोई इतना विजुअल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, आईडीज़ आ गए हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ गए हैं, जहाँ पे जो रहता है ना सारे टूल्स, इंटीग्रेट कहते हैं मिल जाना। तो वहाँ पे क्या होता है, सारे जो टूल्स होते हैं ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इसके अलावा डीबगर्स, लिंकर्स, लोडर्स, ये तमाम एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं, और ये ना इंटरेक्टिव होते हैं। मेन बात इनकी क्या होती है? इंटरेक्टिविटी। अगर आप सीधा इन पे जाएंगे ना, आईडीज़ पे अगर आप शिफ्ट होंगे, आप चैप्टर 3 में जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, आप वहाँ पे भी देखेंगे। हम ना एक आईडी इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को जो है राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इंटरेक्टिव लेआउट प्रोवाइड करते हैं एक डेवलपर को, ताकि वह इजीली आसानी से कोड राइट कर सके। तो वीएस कोड हो गया, पाईचार्म हो गया, वीएस कोड पॉपुलर जो है ना आईडी है, इंटेलिजी हो गया, इंटेलीजे हो गया। अगला है आपके पास डिबगर। यहाँ डिबगर आना था, यहाँ कुछ लिखा नहीं मैंने, डिबगर आना था, यहाँ डिबगर है। डिबगर क्या होता है आपके पास? वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास क्या करता है, डिबगर लिख देता हूँ मैं, डिबगर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके जो प्रोग्राम होता है ना, जो आपने कोड लिखा गया होता है, उसमें से एरर को फाइंड भी करता है, फिक्स भी करता है, इसे हम कहते हैं डिबगर। ठीक है, आपके पास एक तरह से हाईलाइट कर देता है, ये डिबग हाईलाइट कर देता है। यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या है, एरर है, इसको फिक्स कर लो। अगले पे चलते हैं। अगला जो टूल है वो आपके पास क्या है, आखिरी है, लिंकर लोडर। लिंकर लोडर आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर तैयार किया है आपने, जिसमें मुख्तलिफ कोड है, 1000 लाइंस हैं कोड की। अब जब आप इसको एक तरह से सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट कोड को, इसे हम ना ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड, जो आपने लिखा गया होता है एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। सॉफ्टवेयर, तो ये जो लाइंस होती हैं ये तमाम मिलके एक तरह से ऑब्जेक्ट कोड कहलाती हैं। अब इस ऑब्जेक्ट कोड को अगर आपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है ना, जिसे आप .exe कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एंड पे .exe एक्सटेंशन लगी होती है। तो .exe की जो फ़ाइल होती है ना, इसे हम एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल कहते हैं, ये कंप्यूटर रन करता है। ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर रन नहीं करता, इसको आपने कन्वर्ट करना होता है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं लिंकर लोडर्स का। अब लिंकर क्या करता है, जब आपने अपना पूरा तमाम मॉड्यूल्स, इन्हें कहते हैं मॉड्यूल्स, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन्हें मॉड्यूल्स कहते हैं। ये जो मॉड्यूल आपने बनाया है, फंक्शंस बनाए हैं मुख्तलिफ, अब इसको आपने सॉफ्टवेयर में भी तो बनाना है, ज़ाहिर है यूज़र थोड़ी ना लाइंस पढ़ेगा,
उसे तो अपना काम परफॉर्म करना है, तो उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, आपका जो लिंकर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी तमाम मॉड्यूल्स को ना इकट्ठा करता है। फिर लोडर क्या करता है, इन तमाम मॉड्यूल्स को जो ऑब्जेक्ट कोड में होती है ना डॉट OBJ इनकी एक्सटेंशन होती है, इससे EXE में कन्वर्ट करते हैं लोडर। ठीक है, लोडर करता है ये। तो ये कन्वर्ट जब हो जाती हैं तो आप एक तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको मिल जाती है। तो लिंकर क्या करता है, तमाम मॉड्यूल्स को एक तरह से इकट्ठा करता है। लोडर क्या करता है, इसको ऑब्जेक्ट कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, और आपके पास सिस्टम क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। और ये जो आपके पास याद रखना, ये जो फाइल्स होती हैं ये हमेशा मेन मेमोरी में रन होती है। मेन मेमोरी यानी कि रैम। आप पढ़ चुके हैं जो भी प्रोग्राम रन होता है वो रैम में रन होता है। तो ठीक है, ये लिंकर लोडर्स का काम होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।